Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today I am going to deliver the third lecture of entrepreneurship, right? Now we will be discussing the forms of ownership of small business, that is chapter number 3 from the recommended book. जी आज बात करेंगे हम जिस डेयर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ये आपकी थर्ड जो है चैप्टर है आपका फ्रॉम योर बुक दैट हैज बीन सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड टू यू। इसमें से आप इसको गो थ्रू करेंगे जी। अगर हम इसको देखें तो देयर आर सम ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट वी विल बी गोइंग थ्रू इट थ्रू आउट द चैप्टर, राइट। नेम द लीगल फॉर्म्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ अ स्मॉल बिजनेस कैन हैव। हमने इसके ऊपर भी ऑलरेडी बात की है। हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप था, हमारे पास पार्टनरशिप था, हमारे पास कॉर्पोरेशन थी। हमने इसको ईद से पहले जो हमारा सेशन था उसमें देखा था। लेकिन नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। So explain the reason for and against forming a proprietorship। क्या रीजन हैं जिसकी वजह से हम इसकी तरफ जाते हैं। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर का मतलब उनके हक में, अगेंस्ट उनके मुखालिफ। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप मींस इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे कि आप जानते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे, वही चीजें आज हम दोबारा डिटेल में देखेंगे। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर एंड अगेन अगेंस्ट फॉर्मिंग अ कॉर्पोरेशन। डिस्कस सम अदर लीगल फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस कैन टेक। और अदर कौन सी फॉर्म्स हैं उसको भी हम यहाँ देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू बिजनेस को रन किया जा सकता है। ये मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन की तरफ। सिलेक्टिंग द राइट लीगल फॉर्म, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं कि जब आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो आपको डेफिनेटली एक राइट लीगल फॉर्म मुतय्यन करनी होती है, तयन करना होता है कि आपने बिजनेस की फॉर्म कौन सी जो है ना एस्टेब्लिश करनी है और किसके थ्रू आपने अपने कारोबार को रन करना है। जब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स ये है कि हम एनालाइज करेंगे वो ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो ये वजह बनेंगे हमारे कि हमें कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट वी शुड टेक इनटू अकाउंट योर विजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ योर बिजनेस। आपका विजन क्या है जी, आपने बिजनेस को लेकर कहाँ जाना है। अगर आपका विजन ही यही है कि आपने एक दुकान खोलकर हमेशा महदूद पैमाने पर काम करना है तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है। आप पार्टनरशिप करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कॉर्पोरेशन जो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है आपको वो बनाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो विजन है बहुत मुख्तसर है। द नेचर ऑफ योर बिजनेस, नेचर ऑफ योर बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस किस नोयत का है, क्या आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं या वो हमेशा वही रहेगा जहां से आपने उसको स्टार्ट किया। थर्ड फैक्टर इज द लेवल ऑफ द कंट्रोल यू डिजायर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे क्योंकि आप भी मालिक हैं, आप कंट्रोल करेंगे। और इसी तरह आप पार्टनरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आप जितना ही कंपनी को एक्सपैंड करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपका कंट्रोल उसके ऊपर कम होता जाएगा, बिकॉज आपको वो कंट्रोल असाइन करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा उन लोगों को जो कि इसके ऊपर अच्छा खासा कमांड रखते हैं, राइट। देन कम्स बिजनेस वल्नरेबिलिटी टू लॉसूट्स। लॉसूट्स कहते हैं जी वो मुकदमात जो कि बिजनेस के ऊपर हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कितने ज्यादा चांसेस हैं कि बिजनेस असरअंदाज हो सकता है उन लॉसूट की वजह से। तो वो आपको देखना पड़ेगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो जाती है डे स्टूडेंट्स बिजनेस की, जितना ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर वो चला जाता है उतना ही वो कानून की नजरों में आ जाता है, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। देन कम्स टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट ओनरशिप स्ट्रक्चर्स। टैक्स के क्या स्ट्रक्चर्स हैं जी, टैक्स किस तरह लागू होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको हेल्पफुल होता है कि आप कारोबार को किस शक्ल में लेकर जाएं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अर्निंग इन री इन्वेस्टमेंट, कितना आप कमाएंगे और कितना उसमें से जी आप वापस लगा देंगे, ये भी एक फैक्टर है जो कि आपको हेल्पफुल होता है डिटरमिन करने में कि आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ जाएंगे। एंड द फाइनल वन इज द पर्सनल कैश नीड्स। आपके जाती कैश नीड्स क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जाती मतलब ये है कि आपको कितना सरमाया चाहिए। अगर आपको सरमाया मुख्तसर चाहिए तो डेफिनेटली आप छोटे बिजनेस की तरफ जाएंगे। अगर आपको सरमाया ज्यादा चाहिए और आपके पास वो सरमाया है, आप अवेल भी कर सकते हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि आप एक बड़े बिजनेस की तरफ जाएं, अपने कारोबार को एक्सपेंड करें। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। इसको अगर हम देखें तो उन्होंने रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच फॉर्म की एग्जांपल दी है। उन्होंने अगर आप यहाँ पे इसको देखें राउंड फिगर में तो उन्होंने रेस्टोरेंट प्रोप्राइटरशिप को, कॉर्पोरेशंस को एंड प्रोप्राइटरशिप्स को अगेन
कंपैरिजन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ये आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये रिसर्च बेस्ड है। यूएसए में एक रिसर्च हुई है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इसको रिगार्ड किया है, इसको एक्चुअली ग्रेड किया है कि कौन सी जो फॉर्म है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है और लोग कौन से कारोबार करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो एक्चुअली ये रिसर्च वर्क है, इसकी तरफ आपको डिटेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। वाई फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करना है जी। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया ये क्या होती है। प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड बाय वन पर्सन। हम ऑलरेडी इसके ऊपर पिछले ऑनलाइन सेशंस के ऊपर बात कर चुके हैं। एनी बिजनेस दैट इज स्टार्टेड बाय, इनिशिएटेड बाय, रेगुलेटेड बाय, ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है, एक ही बंदा मालिक है उसका, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप। A proprietorship is a business that is owned by one person. The vast majority of the small businesses start out as a sole proprietorship. Proprietorship कहते हैं जो अमूमी तौर पर जो अकेले बिजनेस होते हैं छोटे लेवल पे, हमेशा वो सोल प्रोप्राइटरशिप की ही शक्ल में स्टार्ट होते हैं, बाद में वो एक्सपैंड हो जाते हैं। These firms are owned by one person, usually the individual who has day-to-day responsibility for running the business. Sole proprietors owns all the assets of the business and the profits generated by it. हमने पहले बात की। They also assume complete responsibility for any of the liability of the debts. In the eye of the law and the public, you are one and the same with the business. It is the oldest and most prevalent form of ownership, as well as the least expensive to start. Most small business owners prefer the proprietorship because it is simple to enter, operate, and terminate, and provides for relative freedom of action and control. ठीक है जी। Finally, the proprietorship has a favorable tax status. आगे वो कहता है कि नेक्स्ट डिटेल में हम इसको फर्दर देखेंगे कि उनको टैक्स के क्या रिबेट्स मिलते हैं। जेनेरिकली जी अगर मैं इसका को सम अप करूं, इसका खुलासा करूं, तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि इसको सबसे बनाना आसान है बाकियों के निस्बत। आप इजीली बना सकते हैं, आप क्योंकि अकेले मालिक हैं, और आप ये फ्लेक्सिबल है, आपको इजीली इसको चला सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जितने भी मुनाफे हो आपकी तरफ जाएंगे, वो आपके हैं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने पड़ेंगे। एंड फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैनेज करने की, जो भी ऊपर जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी टोटल आपकी होगी क्योंकि आप इसके मालिक हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास इसके पास रियल टाइम जो एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बाद नीचे जाएं, फिगर 3.2 को वो सिंबलाइज करके कहता है कि इसके हमारे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है जी, हम देख लेते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, अ बिजनेस एंड इट्स ओनर आर वन ऑफ द सेम एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये दोनों जो है ना वो मालिक एक ही हैं, एक वो जो कारोबार स्टार्ट करता है और एक वो जो वहां पे काम करता है। काम भी आप कर रहे हैं, स्टार्ट भी आपने किया है, तो आप अकेले मालिक हैं। ठीक है, कंसीक्वेंटली इसका जो नेगेटिव कंसीक्वेंसेस हैं, कंसीक्वेंट नतीजतन द बिजनेस लीगली एंड्स विद अ प्रोप्राइटर्स डेथ एंड सम लीगल एक्शंस मस्ट बी टेकन टू रिस्टार्ट इट। वो कहते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमने पहले भी देखा कि आप अगर आपकी डेथ हो जाती है या बीमार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी एंड हो जाएगा बिकॉज आपका ना कोई पार्टनर है, ना आपका कोई हेयर है, वारिस है जो उसको स्टार्ट कर सके। सेकंड, इफ द बिजनेस डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू पे इट्स ऑब्लिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फंड्स नहीं है आपके पास, आप ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर सकते, द ओनर मस्ट यूज पर्सनल एसेट टू पे देम। ओनर को क्या करना पड़ेगा, अगर घर के जेवरात, ज्वेलरी भी अगर बेचनी पड़े उसको, या फॉर एग्जांपल अपना फर्नीचर, अपनी कोई और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े, उसको वो बेचकर अपने कारोबार को बचाना होगा क्योंकि आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। The figure summarizes the major advantages and disadvantages of owning a proprietorship. A partial list of federal tax funding for the sole proprietorship is provided है। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि जी उन्होंने क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हैं जी, वो हम जेनेरिकली देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंज्यूम किए जा सकें जी। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक्चुअली वे किया हुआ है, तकाबली जायजा लिया हुआ है एक तराजू के थ्रू, जिसमें उन्होंने एक मेरिट्स एक डीमेरिट्स बताए हुए हैं। हम इसको डिटेल में देखते हैं जी, आप वन बाय वन इसको देखते जाएं। आई विल बी गिविंग यू अ वन लाइनर अबाउट इट। सिक्रेसी एडवांटेज है, सिक्रेसी इसलिए जी आप अकेले मालिक हैं, राज आपको पता है, किसी और को नहीं पता। सेकंड, यूनिक टैक्स एडवांटेज, टैक्स एडवांटेज ये है कि जो आप इनकम अर्न करते हैं उसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये आपका एडवांटेज है। दो, तीसरा, ओनर डज नॉट हैव टू शेयर द प्रॉफिट, हमें पता है आपका पार्टनर कोई नहीं है, आपने किसी को प्रॉफिट नहीं देना। रिलेटिव फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड कंट्रोल, डेफिनेटली आपके पास इस वक्त ये कंडीशंस होंगी कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन और कंट्रोल होगी। इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म टू ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट, आप इजीली उसको बना सकते हैं। देन कम्स द लिमिटेड कैपिटल, जो आपका नेगेटिव एडवांटेज है, आपका कैपिटल लिमिटेड होगा। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द क्रेडिट, क्रेडिट आप डिफिकल्टी से ऑब्टेन करेंगे। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय स्किल्स,
that are again needed to be considered. अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें dear students, there is a little bit confusion over there, क्योंकि स्लाइड में वो पोर्शन आया जिसमें उन्होंने जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताए हैं वो एक्चुअली पार्टनरशिप के बताए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पार्टनरशिप के हवाले से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो अभी मैं आपको बता रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप के, वो जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे, हम उसको वहां से देख लेंगे। तो मैं आपको अभी पार्टनरशिप के बता देता हूँ कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो आपके सामने इस वक्त रनिंग स्लाइड ओपन है। वो कहता है कि सबसे पहले इजी टू फॉर्म है। जी हाँ, बिल्कुल हम इसको आसानी से बना सकते हैं। जाहिर बात है पार्टनरशिप में आपके पास एक पार्टनर है, 2 हैं, 3 है, कोई ज्यादा बंदे नहीं, आप आसानी से बना लेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल आसान जी। आप अपने लेबर की जो मैनेजमेंट है या डिवीजन इजीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल देता हूं, आपने एक बिजनेस शुरू किया मिल्क का, आपके पास 3 पार्टनर हैं। एक को आप अकाउंट्स पे बिठा देंगे जी, वो पैसे डील करेगा, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। एक को आप मिल्क लेने पर भेज देंगे कि आप मिल्क का अरेंजमेंट करेंगे जी, मिल्क अपनी शॉप पर ले आएंगे। थर्ड को हम ओवरऑल मैनेजमेंट दे देंगे, जो इन दोनों को देख रहा होगा कि क्या अकाउंट सही संभाला जा रहा है या हमारा जो बिजनेस है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिल्क वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आपने डिवीजन कर ली। कैन यूज आइडियाज एंड प्लान्स ऑफ मोर देन 1 पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक से ज्यादा लोग मौजूद हैं तो आप उनके आइडियाज को यूटिलाइज करेंगे और प्लान्स को देखेंगे। स्पेशलाइज स्किल्स अवेलेबल फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशलाइज स्किल का मतलब ये किसी के पास अकाउंटिंग के स्किल्स हैं जी, स्पेशलाइज किसी के पास मार्केटिंग अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट को बेच अच्छा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड काम अच्छे कर सकता है, कोई मार्केट में जाके आपका मिल्क इकट्ठा कर सकता है। तो ये सारी चीजें स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। कैन रेज मोर कैपिटल सिंस गुड क्रेडिट्स में बी अवेलेबल, यस। रेज कैपिटल, आप कैपिटल ले सकते हैं। कैपिटल का मतलब होता है जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक जा सकते हैं, उनको दिखाएंगे कि जी हमारी ये पार्टनरशिप है, ये हम तमाम पार्टनर हैं, ये लोग हैं, हमें काइंडली लोन दे दें। तो इस हालात में बैंक आपको लोन भी दे सकता है। देन ऑब्टेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम मोर देन 1 पर्सन, एक जगह से ज्यादा भी आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि आप अब अकेले मालिक नहीं है, आपके साथ डिफरेंट पार्टनर है और पार्टनर आपको हेल्प आउट करेगा आपके फाइनेंसेस को ऑब्टेन कराने में। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? अगर यहाँ पे अगर आपके डिसएडवांटेजेस को हम देखें तो हम देख सकते हैं लिमिटेड लाइफ। पहला जो डिसएडवांटेज है लिमिटेड लाइफ। क्यों जी? अगेन अगर अकेला बंदा मर जाता है उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका पार्टनर चला जाता है और आप भी चले जाते हैं या आप दोनों बीमार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अगेन भी आपका बिजनेस चला जाएगा, इसकी लिमिटेड लाइफ होती है। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर डेट्स ऑफ द फर्म। फर्म के ऊपर जो डेट्स हैं जी, कर्जा जाते हैं, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, वो आप पार्टनर्स को पूरी करनी ही करनी है। ये अलग बात है कि पार्टनरशिप की वजह से कुछ अदायगी आपका पार्टनर कर देगा, कुछ आप करेंगे, लेकिन आपके सर पर वो तलवार लटकती रहेगी, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते। थर्ड, ईच पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एवरी अदर पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट। हर पार्टनर जी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, एक पार्टनर अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, एक पार्टनर मिल्क लेके आ रहा है। अगर एक पार्टनर आपका जो हिस्सेदार है वो अकाउंट्स को हैंडल नहीं करता, हिसाब किताब सही नहीं रख सकता, आपको मुनाफा जो है वो नहीं हो रहा प्रॉपर, लॉस में आप चले जाते हैं, इट मींस एक पार्टनर की वजह से आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है। सो एक दूसरे की वजह से आप पार्टनर हर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं। Fourth one is an impasse may develop if the partner become incompatible. Impasse means अगर एक बंदा incompatible है तो आपस में एक दूसरे के तनाजा हो सकता है, आप अपना कारोबार आपका इस नहज पे पहुंच सकता है कि आपको खत्म करना पड़े, क्योंकि आप incompatible हैं। compatible का मतलब है मवाफिक नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने के काबिल नहीं है। डेथ ऑफ एनी ऑफ द वन पार्टनर टर्मिनेट्स द पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पार्टनर चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको कोई और पार्टनर ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। अ पार्टनर कैन नॉट ऑब्टेन बॉन्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर, किसी और पार्टनर के एक्ट के खिलाफ, चाहे वो गलत हो या अच्छा हो, आप कोई प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। कहने का मकसद ये है जी, अगर आप 3 पार्टनर हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का बिजनेस आप कर रहे हैं, आपने लोगों से फाइलें ली हुई हैं, लोगों से पैसे लिए हुए हैं, लोगों को आपने उनको रजिस्टर इंतकाल करा के दिया हुआ है। कल को अगर एक पार्टनर भी धोखाबाजी करेगा जी, एक पार्टनर भी फ्रॉड करेगा, तो जो बात है, जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेजिग्नेशन की, वो तमाम पार्टनर पर आएगी और यही समझा जाएगा कि तीनों ही मुलव्वस थे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये पार्टनरशिप की एग्जांपल है जी। पार्टनरशिप ऑपरेट कैसे करेगी इसको हम डिटेल में देखेंगे। The Uniform Partnership Act, ठीक है, यूपीए, जो अमेरिकन गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्न्स द ऑपरेशंस ऑफ द पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ अदर एक्सप्रेस्ड
एग्रीमेंट, कोई और एग्रीमेंट नहीं होगा तो उसकी मौजूदगी में ये एग्रीमेंट आपको हेल्प कराएगा कि आपने पार्टनरशिप कैसे करनी है। द एक्ट हैज डन मच टू रिड्यूस द कंट्रोवर्सीज इन इंटीग्रेटिंग द लॉज related to the partnership, ठीक है। each partner is responsible for the acts of all other partners, हमने पहले देखा। thus all partners except in a limited partnership, अगर वो limited partnership है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, देखें limited partnership का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि हर बंदा अपने काम का जिम्मेदार होगा, जिसने गलत काम किया वो जिम्मेदार होगा, जिसने नहीं किया वो नहीं होगा। लेकिन वो फॉर्म एक और फॉर्म है, जो अभी हम फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, सादा सादा पार्टनरशिप, उसमें ये कि एक की जो गलत काम है उसका जो खमियाजा है वो सबको भुगतना पड़ेगा, इसलिए डिफरेंट है। They are liable for all the debts of the firm, हमने पहले देखा। Even the personal property of each partner can be used to satisfy the debts of the partnership, हमने पहले देखा। Nor can a partner obtain bonding protection, में ये भी देखा वो bonding protection नहीं दे सकता against other partners, ठीक है। अब हम जी डिटेल डिस्कस करते हैं on the basis of different पार्टनरशिप। अगर आपके पास बुक होती है तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा लिटिल बिट मिसिंग और ब्लड फॉर्म में हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन है। एनीवेज वी विल ट्राई टू गेट थ्रू इट। हमारे पास जी सबसे पहले इन जनरल पार्टनरशिप देन कम्स लिमिटेड पार्टनरशिप। टू टाइप्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जनरल पार्टनरशिप क्या है? इन ईच पार्टनर जनरल पार्टनरशिप ईच पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स एज एन इक्वल एंड मैनेजिंग द बिजनेस एंड being liable for the acts of other partner। जनरल का मतलब है जी अमूमी, मींस किसी खास पार्टनर को कोई खास राइट्स नहीं मुहैया किए जाते, तमाम पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काम के, मिलजुल कर वो काम करते हैं जी, वो मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं जी कामों में, और वो इंश्योर करते हैं कि हमारा जो है वो कारोबार अच्छा चले, और अगर कोई जिम्मेदारियां आती हैं तो भी वो मिलजुल कर एक दूसरे के ऊपर शेयर करके आगे चलते हैं। देन कम्स द लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनरशिप जैसे आप समझ सकते हैं कि नाम से वाज़ेह है, दैट लिमिटेड। लिमिटेड मींस महदूद। तो इसमें आपको क्या करना होगा? इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप वन और मोर जनरल पार्टनर्स होते हैं दैट कंडक्ट द बिजनेस, व्हाइल वन और मोर लिमिटेड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द जनरल पार्टनर्स। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक गारमेंट्स का कारोबार शुरू किया है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं, 2 तो हैं जी जनरल पार्टनर्स, 2 लिमिटेड पार्टनर्स हैं। मैं आपके एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो जो जनरल पार्टनर हैं वो क्या करेंगे? वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो फर्नीचर भी लेकर आएंगे, वो लाइट्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी भी अरेंज करवाएंगे, वो प्रॉपर एक एम्बियंस बनाएंगे जो शॉप का होता है गारमेंट्स का, वो रैक्स बनवाएंगे, कपड़ा मंगवाएंगे, गारमेंट्स वो कपड़े लेडीज के या जेंट्स के अपने स्टोर पर रखवाएंगे, कोई अकाउंट्स का बंदा खड़ा करेंगे, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल पार्टनर हैंडल करेंगे। अब यहाँ पर लिमिटेड पार्टनर क्या करेंगे? जो 2 हैं वो ये करेंगे डियर स्टूडेंट्स के वो सिर्फ और सिर्फ अपना सरमाया देंगे। मिसाल के तौर पे 10 लाख का अगर फॉर एग्जांपल आपका कपड़ा आया है, फैब्रिक आया है, आपका गारमेंट्स आई है, तो उसमें से 5 लाख उन 2 का होगा जो लिमिटेड है। वो सिर्फ सरमाया दे देंगे, वो कहेंगे कि जितना प्रॉफिट होता है मेरी परसेंटेज मुझे हर महीने या हर हफ्ते दे दिया करें, मैं आपकी दुकान पर आकर भी नहीं बैठूंगा, और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, सुबह से शाम बैठे हैं, ये तमाम कामों में उनके इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट प्रॉफिट ले लेते हैं। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टनर। अगर हम यहाँ लास्ट पैराग्राफ देखें, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी ईच जनरल पार्टनर हैज एन इक्वल वॉइस इन रनिंग द बिजनेस। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो दोनों का जो राइट है जनरल का वो एक ही जैसा होगा, रिस्पॉन्सिबल होंगे, विच कैन लीड टू डिफिकल्टीज बिटवीन द पार्टनर्स। वो कहता है जब हर पार्टनर अपनी बात करता है तो इसके बेनिफिट्स तो हैं, तमाम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेट्स के, तमाम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम के, लेकिन जहां पर फायदे होते हैं वहां नुकसान भी। नुकसान जी यहाँ पे क्या है? वो ये कि इस केस में जो आपके वो पार्टनर जो आपस में इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं काम के, उनमें क्लैशेस भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पार्टनर कहता है कि मैंने काम को यूं चलाना है, दूसरा कहता है मुझे यूं नहीं चलाना, मुझे यूं चलाना है। ठीक है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। While each of the partner may make decision pertaining to the operations of the business, the consent of all the partners is required to make fundamental changes in the structure itself. Means तमाम की परमिशन जरूरत होती है। The partners' share of the profits is presumed to be their only compensation in the absence of any agreement. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो उनको प्रॉफिट हो रहा है ना जी, वही उनकी कंपनसेशन है, उससे ज्यादा उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मूव करते हैं जी हम आगे। जी यहां पर हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन की, कि कॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। पहले जी मैं आपको कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन बताऊंगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, ताकि उसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं।
Corporation is a business formed and owned by a group of people called stockholders given special rights, privileges and limited liabilities by the law. Very important जी, यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल है। मीन्स 50 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। इतने ज्यादा लोग जिनमें कुछ स्टॉक होल्डर होंगे। मैंने क्लास आपको पहले भी ईद से पहले जो हमारे सेशन से उसमें एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उनका उस कंपनी में हिस्सा होता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं सच वहां पे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वहां पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम एम्प्लॉइज कहते हैं, वहां पे काम करने वाले जॉब होल्डर कहते हैं। तो उनकी तादाद 50, 100, 80 डिपेंड कि आपकी कंपनी कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी है, उतनी उसकी होती है। जब वो कॉर्पोरेशन में काम कर रहे होते हैं इतने ज्यादा लोग मिलकर, उनके राइट्स होते हैं, उनकी प्रिविलेजेस होती हैं, उनको कुछ लायबिलिटीज दी जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं। ये तमाम लोग मिलकर क्या बनाते हैं जी, आपकी कॉर्पोरेशन को फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें जी, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस देखे, हमने पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे। अब हम देखेंगे जी कॉर्पोरेशन कैसे डिफरेंट है उन दोनों से और इनके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। बुक ये कहती है कि जो पहला एडवांटेज है ना, कि अगर आप इसको वे करें एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर तराजू के, तो आप देखेंगे कैन हैव अ रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बेनिफिट ये है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट होती है। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेशन बनाई है 50 लोगों ने, ठीक है जी, 50 लोग स्टेक होल्डर हैं, स्टॉक होल्डर ने शेयर लिए हुए हैं। अब वो कंपनी में काम तो नहीं करते, डेफिनेटली उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो मैनेजमेंट के तौर पे ऑपरेट करते हैं। मैनेजमेंट मौजूद है और नीचे एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक नुमाइंदगी करने के लिए, उनका कहने का मकसद एक ऐसे मैनेजमेंट मौजूद होती है जो उन लोगों के बिहाफ पे काम करती है। सेकंड, ईज ऑफ रेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अकेले थे आप कैपिटल नहीं ले सकते थे। जब आप पहुंचे इस लेवल के ऊपर कि आप पार्टनरशिप बना दिया, आप 2 से 3 हो गए, आपके पास चांसेस से आप ऑब्टेन कर सकते थे कैपिटल, मींस लोन ले सकते थे। इस फॉर्म में तो और ज्यादा आसान हो गया क्योंकि आप कॉर्पोरेशन बन चुके हैं, आप इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं जी कि आपको लोन देने वाले रिलेक्टेंट नहीं होंगे, इजीली इदारे आपको, बैंक्स आपको लोन दे देंगे। थर्ड, लीगल एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एज इंडिविजुअल। लीगल एंटिटी के तौर पर ऑपरेट कर रहा होता है और ये डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है फ्रॉम इट्स ओनर्स एज इंडिविजुअल्स। वो अपने ओनर से अलग होते हैं जो लोग एक्चुअली इंप्लॉय होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बताया जहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं ना जी, उन्होंने कॉर्पोरेशन बनाई नहीं होती, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में उन लोगों ने उस कारोबार में पैसा लगाया होता है, वो मालिक होते हैं। यहाँ पर जो काम करने वाले इंप्लॉयज हैं वो मालिक नहीं है। इट मीन्स इसका फायदा क्या है कि कल को अगर कंपनी डूबती है तो इंप्लॉयज से उनके अमाउंट जो है ना, उनके बेचारों की तनख्वाह तो जाएगी, उनकी नौकरी तो जाएगी, लेकिन उनके जाती एसेट्स, उनकी जाती जो प्रॉपर्टी है वो नहीं जाएगी क्योंकि वो मालिक नहीं थे उस कंपनी के। ठीक है जी। फोर्थ वन, relatively permanent since life of firm not affected by loss of any shareholder। वो कहते हैं ये बहुत, इसकी जो लाइफ है बहुत बड़ी होती है, अगर किसी एक की डेथ हो जाती है, 2 की, 10 की, तो कॉर्पोरेशन को फर्क नहीं पड़ता, कॉर्पोरेशन चलती रहती है। फाइनल इज ओनर्स लायबिलिटी फॉर द फर्म डेट। क्या होगी जी इस केस में? उसकी जो लायबिलिटी है लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन इट। जितना आपने कॉर्पोरेशन में डियर स्टूडेंट्स लगाया होगा उतना ही आपको रिकवर होगा, और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उतना ही आपको लॉस होगा, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस देखते हैं जी। इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चीज ज्यादा पर्सनली नहीं ली जाती। मतलब ये है कि जो इदारे में काम करने वाली मैनेजमेंट है उसको कोई गर्ज नहीं होता कि इदारे के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं या बुरा, मतलब उनके साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है या बुरा बर्ताव हो रहा है। मीन्स कि जो उस इदारे के साथ मुंसलिक कस्टमर्स हैं, बाहर के लोग, आप और मुझ जैसे लोग, वो क्या खुश हैं उस काम से, उस कंपनी के परफॉर्मेंस से या नहीं है। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये कंपनी के जो अंदर काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज, ये उनका जाती बिजनेस नहीं है। वो जस्ट तनख्वाहदार है, उनको पता है कि यार कस्टमर राजी होता है या नहीं होता, हमारा मसला नहीं है, हमें महीने के एंड पे तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक है। सेकंड इज ओनर्स हैव लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट प्रॉफिट। वो कहते हैं ओनर्स की जो है इन्वेस्टमेंट, वो जो इंटरेस्ट होता है सॉरी इन द फर्म्स एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट तक महदूद रहते हैं। ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अपना अकोमुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप दैट हैज नॉट बीन attributed to them and that has been actually attributed to the management। और जो ये चीज जो हैंडलिंग हो रही है इसको मैनेजमेंट एक्चुअली आपकी हैंडल कर रही होती है। तो मैनेजमेंट ज्यादा स्टेक होल्डर है, जो बेचारे वहां पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनका ज्यादा स्टेक नहीं है।
Then comes high incorporation fees and high taxes, especially double income taxation. Very important जी, वो कहता है ये क्यों इसकी टैक्सेशन ज्यादा है या ये मुश्किल क्यों है बनाने में, क्योंकि चूंकि जी ये बहुत हाई लेवल के ऊपर, ऊंचे लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है, और इसकी जो इनकॉर्पोरेशन फीस है, इनकॉर्पोरेशन फीस होती है इसको बनाने की फीस, वो बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा टैक्सेस उसके ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। बर्डन सम प्रोसीजर्स होते हैं, रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लंबी है। Powers limited to those stated in the charter may be difficult to do business in another state, मतलब ये है कि उनके पावर्स जो हैं बड़ी लिमिटेड होती हैं, उनको देखना पड़ता है कि वो कहीं और जगह पर बिजनेस ना कर रहे हो अगर एक जगह पर कर रहे हैं तो, ठीक है जी। दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आगे मूव करते हैं जी। इसमें थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने बताया हुआ, मजीद हम इसको बर्ड आई व्यू के थ्रू देखते हैं, आप उसके बाद इसको डिटेल में देखिएगा, एंड यू कैन आस्क मी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अ कॉर्पोरेशन चार्टर्ड बाय द स्टेट इन विच इट इज हेडक्वार्टर्ड इज कंसीडर्ड बाय लॉ टू बी अ यूनिक एंटिटी। उस स्टेट में जिसको यहाँ बनाया जाता है और उसको इजाजत देती है कि आप बनाएं, उसमें इसको कहा जाता है यूनिक एंटिटी, सेपरेट अपार्ट फ्रॉम दोज हु ओन इट। जो इसको ओन करते हैं ये उससे मुख्तलिफ होती है जी। क्यों? ऑन करने वाले तो कई लोग हैं ना जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो इसको चला तो नहीं रहे। चला कौन रहा है? मैनेजमेंट, उन्होंने बंदे रखे हैं, वो एम्प्लॉयज चला रहे हैं, इसलिए वो उनसे डिफरेंट है। अ कॉर्पोरेशन कैन बी टैक्स, ये वही बातें जो पीछे हमने देखा, टैक्स लगाया जा सकता है। इट कैन बी स्यूड, स्यूड का मतलब है इसके ऊपर केस भी जो है ना लॉयर्स की तरफ से किया जा सकता है अगर ये कोई गलत काम करती है। इट कैन इंटर टू दी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी कर सकती है। दी ओनर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर इट्स शेयर होल्डर्स, ओनर कौन होते हैं? जिन्होंने शेयर ले रखे होते हैं, वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, वो शेयर जिन्होंने खरीदे होते हैं। द कॉर्पोरेशन हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड डज नॉट डिसॉल्व व्हेन ओनरशिप चेंजेस। अगर ओनरशिप चेंज हो जाती है, मैं कोई शेयर्स बेच जाता हूं तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा, और याद रखिएगा कॉर्पोरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉर्पोरेशन वैसे ही चलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Then comes the third paragraph. The formation of corporation is more formal and complex, हमने देख लिया। The minimum number of the person required as stakeholders varies with the individual state laws. हर स्टेट के अपने लॉज होते हैं, हर कंट्री के अपने, पाकिस्तान के अपने कंट्रीज के लॉज हैं, जिसके थ्रू इसके नंबर जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के वो चेंज होते हैं। बट इट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 3 to 5, 3 से 5 इनके मालिकान होने चाहिए। The procedure for formation is usually legally defined and requires service ऑफ द अटॉर्नी। अटॉर्नी मौजूद होगा, गवर्नमेंट का जो लॉ से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखता है उसकी मौजूदगी में ये फॉर्म होगी, अदरवाइज फॉर्म नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने फॉर्म हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिटेल में यहाँ डिस्कस किए हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किए हैं, राइट। देन देयर इज टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू हाउ टू फॉर्म द कॉर्पोरेशन। इसके थ्रू हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो एक आर्टिकल है जिसके थ्रू आप इस कॉर्पोरेशन को बनाते हैं। इसको हम देख लेते हैं, ये आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। Articles of incorporation are the instrument by which a corporation is formed under the corporation laws of a given state। वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक पलंदा है, एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जिसके थ्रू आप उसको बनाएंगे। कॉर्पोरेट चार्टर क्या है जी? A corporate charter states what the business can do and provides other organization and financial information। Very important। चार्टर का मतलब डियर स्टूडेंट्स अगर जनरली हम समझें तो ये होता है कि ये एक एजेंडा होता है कि आपका चार्टर क्या है, आपका बिजनेस कारोबार क्या कर सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और क्या नहीं होंगी। तो ये चीजें डिफाइन होती हैं चार्टर में। आगे मूव करते हैं जी। यस, वन डेंजर इन एनी बिजनेस इज दैट वन ऑफ द ओनर्स विल लीव एंड स्टार्ट अ कंपीटिंग बिजनेस। एक इसका जो कहता है डिसएडवांटेज है वो ये कि हो सकता है कि एक बंदा छोड़ जाए और दूसरा बंदा, वही बंदा आपसे रिलेटेड और बिजनेस शुरू कर दे, तो उसका एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन इफ ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट स्टोलन, अगर ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है काम करने के जो मामूलात हैं, जो राजदारी की चीजें, अगर वो कहता है वो चोरी ना भी हो, the new competitor will have acquired business knowledge at its corporation's expense। तो इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि आपके साथ काम करने वाला बंदा जिसने कॉर्पोरेशन में काम किया है, उसके पास नॉलेज था, आज वो आपकी कंपनी छोड़कर अगर कोई और कंपनी बनाता है तो वहां पर अपना नॉलेज यूटिलाइज करेगा और न्यू बिजनेस स्टार्ट कर देगा, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे। अब बाय सेल एग्रीमेंट क्या होता है? अब बाय सेल एग्रीमेंट एक्सप्लेन्स हाउ स्टॉक होल्डर्स कैन बाय आउट ईच अदर्स इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो एग्रीमेंट होता है जी जिसके थ्रू आप जो कॉर्पोरेशन को बनाते हैं, जो एक्चुअली हमने देखा था शेयर होल्डर होते हैं, वो किसी कानून के तहत, वो किसी प्रोसीजर के तहत एक्चुअली अपना कारोबार करते हैं। किस तरह करते हैं? अगर आपने हटना है,
आपने कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किया था, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ इसकी वर्थ है, आपने 10 लाख डाला था। अब आप वहां से निकलना चाहते हैं तो आप 10 लाख बेचकर किसी और को शामिल करेंगे, खुद निकल जाएंगे। उस एग्रीमेंट को कहते हैं बाय सेल एग्रीमेंट। हाउ अ कॉर्पोरेशन इज गवर्नड, अनदर टॉपिक। तो वो दो तरीके से गवर्न होती है जी, एक्चुअली थ्री प्रोसीजर्स जिसको उन्होंने डिफाइन किया है, हम इसको पढ़ लेते हैं। स्टॉक होल्डर्स के थ्रू होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होती है और कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के थ्रू होती है। ठीक है, स्टॉक होल्डर क्या होते हैं जी, पहले हम इसको देखते हैं। द स्टॉक होल्डर आर द कॉर्पोरेशंस ओनर। ओनर होते हैं वो किसी भी कंपनी के, क्यों जी, उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट की होती है स्टॉक की शक्ल में, स्टॉक खरीदे होते हैं और पैसा लगाया होता है। हम इसके ऊपर पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं। In a small company, one or a few people may own most of the stock and they may be able to control it. छोटी कंपनी में कम स्टॉक होल्डर होंगे। In a large corporation, however, the holders of it as little as 10% may be able to control the company. अगर लार्ज बड़ी है तो उसमें 10% जो है ऐसे होंगे जो कि कंट्रोल कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी ज्यादा होगी, उन्होंने ज्यादा शेयर्स ले रखे होंगे। ठीक है, देन कम्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होते हैं? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट द स्टॉक होल्डर्स इन मैनेजिंग द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? एक बोर्ड होता है जिसमें 6, 8, 10, 12 या 14 बंदे हो सकते हैं, जो कि आप और मैं जिन्होंने स्टॉक लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, मतलब ये है कि आपने स्टॉक इन्वेस्ट किया है, आपने पैसा लगाया, आप चाहते होंगे कि कंपनी आगे बढ़े ताकि मुझे स्टॉक जो मैंने लिया इसके ऊपर मुझे क्या हो, मुनाफा हो। डेफिनेटली जब आप ये चाहते हैं तो इस केस में आपकी ये भी ख्वाहिश होगी कि आपके बिहाफ के ऊपर, अब जाहिर बात है आपने पैसा लगाया हो, आप कंपनी में तो नहीं जाते, आपको तो नहीं पता कंपनी कैसे हैंडल होनी है, तो उसको कंपनी को हैंडल करने के लिए कौन मौजूद होगा? डेफिनेटली कोई ना कोई बोर्ड मौजूद होगा जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेगा, फैसले करेगा और मैनेजमेंट को पाबंद करेगा, जी आप इस तरह चलाएं और हमारे लोगों को मुनाफा दें। सो बोर्ड मेंबर्स कैन हेल्प सेट गोल्स, गोल बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, प्रोडक्शन कैसे करनी है, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। सम ओनर्स प्रेफर टू रन द कंपनी अलोन, कुछ अलोन अकेले कंपनी को रन करते हैं, विदाउट समवन लुकिंग ओवर देयर शोल्डर, किसी को वो इजाजत नहीं देते कि उनके वो उसको शोल्डर्स को वॉच करें। There are many sources of effective outside directors such as experienced business people, investors, bankers and professionals such as attorneys, CPAs और business consultants। वो कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, तो उन्होंने एग्जांपल दे दी कि इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस लोग होंगे ना, उनको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर ले सकते हैं और इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं कि आपका मैनेज करें आपके बिजनेस अफेयर्स को। फाइनली जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी कॉर्पोरेशन को गवर्न कराया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको गो थ्रू करना होगा इसको। व्हाइल देयर टाइटल्स एंड द ड्यूटीज वेरी, कॉर्पोरेट ऑफिसर यूजुअली इंक्लूड द चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है एंड ट्रेजरर हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपके कॉर्पोरेट के ऑर्गेनाइजेशन के, उस कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हैं जो कि रियल टाइम आपके बिजनेस को चलाते हैं within limits set by stockholders and the board. These officers direct the day-to-day operation of the business. कारोबार के रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं देखता, वो ये कॉर्पोरेट ऑफिसर्स देखते हैं जी, जिसको आप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं किसी कंपनी के, राइट। सो यहाँ पे फाइनली हम एस कॉर्पोरेशन को देखते हैं, देन वी विल बी कंक्लूडिंग इट। एंड नेक्स्ट अपकमिंग जो है हमारे पास जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में हम इंशाल्लाह होपफुली कवर करेंगे। टॉकिंग अबाउट, या वैसे हम इसको लाइक कंप्लीट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव इनफ लाइक मटेरियल अवेलेबल राइट नाउ, देयर इज एक्चुअली इनफ टाइम फॉर इट। द एस कॉर्पोरेशन क्या होती है जी, डिटेल देखें इसकी। द एस कॉर्पोरेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द मल्टीपल टैक्सेशन एंड एक्सेसिव पेपर वर्क। हमने पहले देखा कॉर्पोरेशन में डबल टैक्सेशन होती है, आपको याद होगा, हमने देखा उसका पेपर वर्क भी ज्यादा होता है। एस कॉर्पोरेशन क्यों मुख्तलिफ है जी उससे? इसमें पेपर वर्क भी कम है, इसमें टैक्सेशन भी सिंगल है। इसके डिटेल को देखते हैं। A form of business ownership receiving growing attention in recent years is S corporation, a special type of corporation that is exempted from multiple taxation and excessive paperwork. Any business within the fewer than 75 stakeholders, वो बिजनेस जिसमें 75 से कम स्टॉक होल्डर हो, none of whom are corporate shareholders, can apply to form such a corporation। तो ऐसी कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। The S corporation eliminates multiple taxation, उसमें नहीं होती, हमने बात की। Of income and attendant paperwork भी कम होता है, as well as certain other taxes. For example, regular corporation must deduct the social security taxes on income and pay to owners employed by the firm, as well as pay the employee's share of all taxes. But if the owner receives an outside salary above the maximum from which such taxes are deducted, the S corporation
actually neither deducts nor pays social security taxes on the owner's income. देखें जी, सादा सादा बात समझना इसको, वो ये होती है कि देखें कॉर्पोरेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं उसको टैक्सेशन, उनको टैक्स जो है ना, जो आपकी फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन के मालिकान हैं उनको 2 टैक्स देने पड़ते हैं। एक क्या, एक जो एम्प्लॉइज की सैलरीज आती है ना उनमें से टैक्स देना पड़ता है, एक चीज। दूसरा, वो जो कारोबार में मुनाफा कमा रहे हैं उस पर टैक्स देना पड़ता है। 2 टैक्स हो गए। एस कॉर्पोरेशन का फायदा जी ये है कि उनको जो सोशल सिक्योरिटी का टैक्स है, जो एम्प्लॉय आपने रखे हुए हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी भी तो आपने मेंटेन करनी है ना, उसकी मद में जो आपको टैक्स देना पड़ता था, एस कॉर्पोरेशन वो टैक्स बचा लेती है। एक टैक्स उसको नहीं देना पड़ता, एक टैक्स जो उसका मुनाफा कमा रही है कॉर्पोरेशन, वो तो उसको देना ही पड़ता है, राइट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डिटेल्स, इसमें आप इसको जो है ना, उन्होंने डिफरेंट में लॉज एंड रेगुलेशंस की बात की है, यू कैन स्किप इट। देन टॉक अबाउट द सेकंड पैराग्राफ, देयर आर हाउएवर सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू इलेक्टिंग द एस कॉर्पोरेशन स्टेटस। वो कहते हैं स्टेटस को एंजॉय करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको कॉस्ट जरूर बेयर करनी पड़ती है। दीज कॉर्पोरेशन कैन इशू ओनली वन क्लास ऑफ स्टॉक, कॉमन स्टॉक, ठीक है। एक किस्म का स्टॉक जो है ना मार्केट के अंदर इशू करेगी जिसे आप और मुझ जैसे लोग खरीद सकते हैं। This may limit equity financing in some cases because other forms of stock which cannot be issued by S corporations are preferred by some venture capitalists। आसान सी बात, इसको यूं समझें कि ये जो कंपनी है ना सिर्फ बस एक किस्म का स्टॉक इशू कर सकती है जिसका नाम क्या है जी, कॉमन स्टॉक, दैट्स इट। Another disadvantage, अब इसका जो दूसरा डिमेरिट है वो क्या है, is that all shareholder must be individual states or some type of personal trust, therefore no other corporation or partnership may invest in the company। कहने का मकसद ये है कि जो कॉर्पोरेशन एस कॉर्पोरेशन को बनाते हैं ना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कौन होते हैं, जिन्होंने पहले बता दिया कौन है, वो कौन है, वो है जी इंडिविजुअल, अकेले आप और मुझ जैसे लोग, या स्टेट्स। स्टेट का मतलब होता है रियल एस्टेट्स, कुछ ना कुछ जो कि थोड़ा छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और सम पर्सनल ट्रस्ट, छोटा मोटा जिन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, जैसे फंडिंग इकट्ठी करके लोगों की मदद करना, या कुछ छोटे मुख्तसर पैमाने पर काम करने वाले लोग या इंडिविजुअल लोग तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये इसका डिसएडवांटेज है जी, ठीक है। आल्सो only shareholders who are individual or states and are US citizens, right, और परमानेंट रेजिडेंट्स कैन बिलोंग, वो उन्होंने अमेरिका की एग्जांपल दी है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फाइनली द टैक्स रूल्स फॉर एस कॉर्पोरेशंस आर वेरी टफ एंड कंफ्यूजिंग। उन्होंने टैक्स रूल्स की बात की कि वो भी बड़े कंफ्यूजिंग है, उन्होंने उसको डिटेल में नहीं बयान किया, तो हम इसकी डिटेल में हम भी नहीं जाएंगे, ठीक है। सो एस कॉर्पोरेशन, हमने अगर फाइनल पैराग्राफ की तरफ जाएं तो एस कॉर्पोरेशंस लॉस्ट मच ऑफ देयर अपेयर इन द अर्ली 1990s फॉर द 2 रीजन। वो कहता है कि इन्होंने अपना ज्यादातर जो है ना रुझान लोगों के इस तरफ नहीं गया, क्यों जी, इन्होंने अपना फोकस लूज किया। फर्स्ट, फेडरल टैक्स लॉज इंक्रीज द टॉप रेट ऑफ द ओनर्स। वो कहते हैं फेडरल टैक्स जो है लॉज हैं वो इतने ज्यादा सख्त हुए कि टैक्स का रेट इतना बढ़ गया कि उनको जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया ओनर्स को एस कॉर्पोरेशन बनाना, तो इसके लिए इसकी जो पजीराई है वो बहुत कम हो गई है। सेकंड, इंडिविजुअल स्टेट्स बिगेन पासिंग लॉज क्रिएटिंग लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। तो वो ऐसे लॉज बनाना शुरू कर दिया कंपनीज ने कि जो स्टेट ने, सॉरी हुकूमत ने, कि ज्यादातर लोगों का रुझान क्या हो गया, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज की तरफ लोग जाना शुरू हो गए, रेदर देन मेकिंग दी एस कॉर्पोरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बड़ी मुख्तसर सी यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रह गई हैं, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं जी, कंप्लीट कर लेते हैं। अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में वी विल बी हैविंग द बर्ड आई व्यू, क्योंकि आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन को देखना है और इसको कंक्लूड कर देना है, इसकी डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन आप गो थ्रू करेंगे डिटेल को। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी, आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू टू असिस्ट यू एंड गाइड यू, राइट। सो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होगी, that combines the advantages of a corporation such as limited production with the benefit of partnership such as tax advantages। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्तसर समझें इसको कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना जी, वो ये कि आपकी जो लायबिलिटी है ना जी वो लिमिटेड है, वो आपको लिमिट, इसका जो बेनिफिट है वो कॉर्पोरेशन की तरह वो कहते हैं उन्होंने मैच किया, क्योंकि कॉर्पोरेशन में भी आपकी जो लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, आपके तनख्वाह जाती है, आपकी नौकरी जाती है अगर प्रॉब्लम होगा, आपके जाती एसेट, सरमाया, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, आपका और जो अखराजात हैं उनको खत्म करके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आपको अपने घर का कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ती, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का फायदा है। और टैक्स एडवांटेजेस का मतलब ये है कि आप, ये वो कॉर्पोरेशन है, आपको सिंगल टैक्स देना पड़ता है, कॉर्पोरेशन की तरह डबल टैक्स देना नहीं पड़ता। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को देखें। एलएलपी क्या है जी,
The limited liability partnership is organized to protect individual partners from personal liability for the negligent acts of the other partners or एम्प्लॉयज। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था पार्टनरशिप के अंदर, अगर आपको याद हो पीछे, हमने कहा था पार्टनर एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक पार्टनर गलत काम करता है या उसके गलत फैसले की वजह से कोई आपके ऊपर लॉस आता है तो वो लॉस तमाम को बेयर करना पड़ता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब डियर स्टूडेंट यही है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है। मींस पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनरशिप के गलत एक्ट का जिम्मेदार नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है जी? FLLP, फैमिली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज द ऑर्गेनाइजेशनल टाइप। इसके अंदर क्या होगा? where the majority of the partners are related to each other as spouses, parents, grandparents, siblings, cousins, nieces or nephews। ठीक है जी, आसान बात है। That's not different from the other one। इसकी एक्सप्लेनेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह ही है। फर्क ये है कि इसके अंदर जो काम करने वाले होते हैं वो आपके घर के अफराद होते हैं। कोई आपका कजन होगा, कोई चचा होगा, ताया होगा, फादर होगी, मदर होगी, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है। फैमिली के लोग जो कारोबार करेंगे वो फैमिली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाएगी। टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल सर्विस कॉर्पोरेशन क्या होती हैं? These must be organized for the sole purpose of providing a professional service for which each shareholder is licensed। वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये बाकियों से मुख्तलिफ कैसे हैं? क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए हैं। प्रोफेशनल सर्विस का मतलब ये होता है, देखें फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जैसे कि लॉ फर्म है, लॉ फर्म्स इसी के अंदर आती हैं। जैसे एडवोकेट्स होते हैं ना, 10-15 एडवोकेट मिलकर या 20 एडवोकेट मिलकर एक लॉ फर्म बना देंगे, जिसको हम कॉर्पोरेशन कहेंगे, जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। कल को अगर आपका कोई केस है, कोई प्रॉब्लम है, कंपनी चला रहे हैं, आपके ऊपर कोई लोगों ने इल्जाम लगाया, तो आप वो जो केस है वो उस कॉर्पोरेशन के थ्रू लड़ेंगे, वो आपकी मदद करेगी। ठीक है जी। देन कम्स ए नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म फॉर सिविक, एजुकेशनल, चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन का मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है, ये वो कॉर्पोरेशन हैं जिन्होंने मुनाफे के लिए काम नहीं करना बल्कि चैरिटेबल कॉज। फॉर एग्जांपल ऐसी कॉर्पोरेशन जो कि फॉर एग्जांपल आज कोविड के कंडीशंस हैं तो उन लोगों की इमदाद करना, घरों में राशन पहुंचाना, या उसके अलावा टिड्डी दल का मसला आया है, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, ये कॉर्पोरेशंस क्या करेंगे? अपने स्टाफ को भेजेंगी, स्टाफ आगे बंदे एम्प्लॉय रखेगा, वक्ती तौर पर वो जाकर फसलों के ऊपर स्प्रे करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो रिलीजियस या कौमी या माशरती मफाद के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं जी? नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशंस। Here is the last explanation of your topic, that is cooperative and joint ventures and fractional ownership। ये तीन टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। कोऑपरेटिव क्या होती हैं? A cooperative is a business composed of independent producers। कोऑपरेटिव क्या है? ये बाकियों से कैसे मुख्तलिफ है? इसके ऊपर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते हैं जी, जो चीज़ों को बनाते हैं। होलसेलर होते हैं जो चीज़ों को आगे अपने पास रखकर आगे भेजते हैं। रिटेलर जी दुकानदार होते हैं जिनसे आप चीज़ें लेते हैं। और कंज्यूमर जैसे आप और मैं जो चीजें खरीदते हैं। दैट एक्ट कलेक्टिवली टू बाय और सेल फॉर इट्स clients। Usually the cooperative net profit is returned to the patrons of end of the each year, resulting in no profit and no taxes to it। Very important। वो कहते हैं ये वो कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है, ये वो कॉर्पोरेशन का की एक किस्म है जिसमें एक्चुअली जो बनाने वाले हैं वो कौन है? प्रोड्यूसर हैं, शेयर होल्डर हैं, जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं या कंज्यूमर, आप और मुझ जैसे लोग हैं। ये मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं और खरीदो फरोख्त करते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि ये बताया जा सके कि हमने कारोबार को कैसे चलाना है। देन कम्स द जॉइंट वेंचर, वेरी इंपॉर्टेंट। अ जॉइंट वेंचर इज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेरी पार्टनरशिप। ये एक टेम्परेरी पार्टनरशिप की फॉर्म है जिसमें क्या होता है? वेयर टू और मोर फॉर्म्स ज्वाइन इन अ सिंगल एंडेवर टू मेक अ प्रॉफिट। दो या दो से ज्यादा फर्म्स इकट्ठी होती हैं जी और प्रॉफिट कमाने के लिए कारोबार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जी। जॉइंट वेंचर इस किस्म का होता है, दोनों कंपनी की जो अपनी पहचान है डियर स्टूडेंट वो अलग रहेगी। मिसाल के तौर पे ए कंपनी और बी कंपनी अलग हैं लेकिन मिल जाती हैं आपस में कारोबार करने के लिए ताकि आगे बढ़ सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा कि हमारे पास सोनी एरिक्सन के सेल फोन्स हुआ करते थे। सोनी एक अलग कंपनी थी, एरिक्सन एक अलग कंपनी थी। दोनों ने मिलकर सोनी एरिक्सन के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया। इसी तरह हम इसको जॉइंट वेंचर का नाम देते हैं। एंड द लास्ट वन इज द फ्रैक्शनल ओनरशिप। ये क्या है जी? वन example of creative ownership formation can be found in the business aircraft industry। this type of formation began 1984 में start हुई and has been growing rapidly since। confusion
rules governing this type of ownership is spurred by the FAA to create the fractional ओनरशिप एविएशन रूल मेकिंग. सो कहने का मतलब ये है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है आपकी, जो हवाबाजी की है, जिसके थ्रू आपके प्लेन्स और एयरलाइन मैनेज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप. और ये ओनरशिप जो है डिफरेंट एसोसिएशन के लोग होते हैं जो हवाबाजी से मुंसलिक हैं, जिनका जहाज उड़ाना, जहाज को मैनेज करना, एयरपोर्ट्स को मैनेज करने से ताल्लुक है, वो लोग इकट्ठा होकर इस बिजनेस को रन करते हैं. सो दिस इज द कम्प्रिहेंसिव सेकंड चैप्टर दैट हैज बीन कंप्लीटेड टुडे. आई एम expecting कि आप इंशाल्लाह इसको go through करेंगे and will be engaging in questioning answer session with me. Thank you very much. That's end today and enough for today. Thank you very much. Assalamu alaikum.